कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी देख सकते हैं कि विषय हिंदी का आपका मासिक मूल्यांकन जो कि माह अगस्त का मासिक टेस्ट है, और इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे बताया जाएगा, 1 से लेकर के आपके 7 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं सभी के आंसर है ना। तो 20 में 20 अंक पूरे कंप्लीट करने हैं, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए वार्षिक तक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, है ना। तो ये ज़रूर से कंप्लीट कर लेना सब। तो इसके लिए आपको समय 1 घंटे का मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका सही विकल्प के रूप में दिया गया है। इसमें क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पद गाते थे तो किसके? कबीर के, सूरदास के, मीरा के, तुलसीदास के। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कबीर के हो जाएगा, है ना। वो कबीर के पद गाते फिरते थे कौन? बाल गोविंद भगत, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रामचरितमानस की भाषा है तो ब्रज भाषा है, बुंदेली है, अवधी है या मालवी है। तो जो रामचरितमानस की भाषा है वो है अवधी, है ना। तो याद रखिएगा अवधी आपको यहाँ पे आंसर लगाना है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? कबीर हो जाएगा, इसके बाद इसका अवधि हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका सेकंड नंबर के क्वेश्चन में सही जोड़ी का मिलान करने को कहा गया है, जो कि 5 नंबर की हैं। ओके, 2 नंबर के आपके जो थे सही विकल्प दिए गए थे, ठीक है। इसके बाद आपकी 5 नंबर की जो है सही जोड़े दिए गए हैं। देख लेते हैं हम पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। सूर के पद, सेकंड बाल गोविंद भगत, भक्तिकाल के कवि राम लक्ष्मण परशुराम संबंध, उपन्यास सम्राट। तो इनकी जोड़ी में मिला देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। पहला है सूर के पद, तो ये सूरदास से इनकी जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी, सेकंड से फर्स्ट की। ओके, बाल गोविंद भगत तो राम वृक्ष बैनीपुरी से इनकी जोड़ी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद है भक्ति काल के कवि, तो भक्ति काल के जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं, किसी भी तुलसीदास से मिला देंगे, 2 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो आपको सामने ही लगा देना है तुलसीदास से। उपन्यास सम्राट जो है प्रेमचंद जी हैं, आप सभी को पता होगा। इस तरीके से आप इन सभी सही जोड़ियों को पूरा कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे इनके 5 नंबर कंप्लीट होते हैं और इसके 2 नंबर आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग किया गया है। देखिए इसके क्वेश्चन सभी के नीचे लिखे हुए मैंने, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ सारे, फिर आंसर दिखा देता हूँ। ओके, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे, है ना। तो देखिए आप देख सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं एक ही चैप्टर से हैं, 5 नंबर के, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन इससे इस चैप्टर के पूछे गए हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट इस बार रहेगा। तो चलिए मैं 3 नंबर के क्वेश्चन के आपके सभी के आंसर नीचे दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग किया है। तो इसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है ना। तो चौपाई छंद का इसमें प्रयोग किया गया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है। तो यहाँ पे वीर रस की प्रधानता है ना। इसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन नीचे दिया गया है कि कौन से कांड से जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया था, है ना। कि रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। तो ये बाल कांड से लिया गया है, याद रखेंगे, बाल कांड आंसर में लिखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई। तो उनकी मृत्यु जो है वाराणसी में हुई थी। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, नीचे दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 5वें नंबर का, इसमें लास्ट था 3rd में 5th। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे। तो ऋषि विश्वामित्र के साथ या महर्षि विश्वामित्र के साथ आए थे। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके 4थे नंबर का क्वेश्चन होगा। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है, सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। यानी कि इनका जो है आपको कवि परिचय लिखना है, भाव पक्ष कला पक्ष के साथ 2 रचनाएं लिखनी है। चलिए देख लेते हैं 4थी नंबर के क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे आंसर आपका दिया गया है, देख सकते हैं। तो दोनों की रचना दी गई हैं, सूरदास की रचना दी गई हैं 2, और ये तुलसीदास की 2 रचनाएं दी गई हैं। ओके, इस तरीके से आप इन्हें लिख देंगे। सूरदास के सूरदास, सूरसागर, सूरसारावली, और तुलसीदास की जो रचना है कवितावली लिख सकते हैं, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कई रचनाएं हैं इनकी, जो भी लिखना चाहें। इसके बाद हम इनका भाव पक्ष और कला पक्ष देख लेते हैं, दोनों का दिया गया है। ये सूरदास का भाव पक्ष कला पक्ष रहेगा, ये तुलसीदास जी का यहाँ पे भाव पक्ष कला पक्ष रहेगा। इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहेगा आपका 5वें नंबर के, नहीं 4थे नंबर के क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। के बाद 5 नंबर का प्रश्न दिया गया है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंजन थे। इसके बाद है अथवा में इसका दिया गया है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर मैं नीचे दिखा देता हूँ, है ना। दोनों का आंसर दिखाऊंगा, इसका भी और इसका, दोनों का आंसर देख लेंगे नीचे। देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया, ये रहेगा आपका, गोपियों
द्वारा ऊर्ध्व को भाग्यवान कहने में क्या व्यंजन है थे, ये क्वेश्चन है ना। इसका आंसर आपको ये कंप्लीटली दिया गया है। ओके, तो आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, ये आपका आंसर रहेगा। इसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, पूरा आपको लिख देना है। इसके बाद अथवा में मर्यादा ना लही है ना, ये अथवा वाले का आंसर आपका हो जाएगा। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है, तो ये आपका उत्तर यहाँ से दिया गया, उत्तर यहाँ से दिया गया। ओके, तो इसे आपको उत्तर में लिख देना है, यही कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका। 6 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया गया है, स्वयं प्रकाश। देखिए इसमें लेखक परिचय लिखना है ना, जो ये साहित्यिक विशेषताओं के साथ इनकी 2 रचनाएँ लिखनी है और भाषा शैली को कंप्लीट करती हुई लिखना है इन दोनों की, है ना, किसी एक का, स्वयं प्रकाश और रामवृक्ष बेनीपुरी। मैंने दोनों का नीचे दिया हुआ है। चलिए नीचे देख लेते हैं हम 6वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा देते हैं, स्वयं प्रकाश एवं रामवृक्ष बेनीपुरी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन दोनों की 2 रचनाएँ यहाँ पे दी गई हैं। तो स्वयं प्रकाश की 2 रचना फांस और अल्पविराम हो जाती हैं। माटी की मूर्तियाँ और गुलनार ये रामवृक्ष बेनीपुरी की 2 रचनाएँ हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इनकी स्वयं प्रकाश की भाषा शैली दी गई है, तो इसे कंप्लीट कर लेंगे, यही आपकी ठीक रहेगी। और इसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी की इतना ही लिखना है आपको, यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए लॉन्ग आपके लिए कंप्लीट करवा दूंगा। इसलिए आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपकी त्रैमासिक जो परीक्षा आने वाली है तो उसकी तैयारी, बेहतरीन तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए कोई 2। तो 3 दिए गए भैया, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, आँख का तारा, खून पसीना एक करना, घी के दिए जलाना। तो चलिए हम इन तीनों को आपको तीनों की जो है वाक्य में प्रयोग करके बता देते हैं। आँख का तारा, खून पसीना एक करना और घी के दिए जलाना। तो कोई 2 करने हैं, वैसे मैं तीनों बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आपके आंसर की तरफ। तो यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है, देख सकते हैं 7वें नंबर का प्रश्न यही ना पूछा गया है, आँख का तारा, खून पसीना एक करना। तो बहुत प्रिय होना है ना, मेरा छोटा बेटा मेरी आँख का तारा है, खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना है ना। तो इस मकान को बनाने के लिए मैंने खून पसीना एक कर दिया है ना। तीसरे का देख लेते हैं, यहाँ पे घी के दिए जलाना, तो खुशी मनाना है ना। वाक्य, बेटी की शादी में पूरे घर में घी के दिए जलाए गए ना, बहुत खुशी मनाएगी, यही यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आपका पूरा मासिक टेस्ट जो है हिंदी का कंप्लीट कर चुके हैं और संस्कृत का भी डल चुका है, जाकर के वीडियो देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा।